नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए साइंस से रिलेटेड एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो पिछले किसी न किसी रेलवेज एग्जाम में टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। लगभग 2008 से हमने शुरू करने की कोशिश की है जिससे कि आने वाले रेलवेज के एग्जाम या कोई भी एग्जाम जहां साइंस पूछी जाती है आपको बेनिफिट हो। इसमें एमसीक्यू के साथ साथ हम उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, मतलब डिटेल में क्वेश्चन को कवर करेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट हो पाए और सिर्फ उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ साथ दूसरी इंफॉर्मेशन उससे आसपास रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल पाए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा, नॉट फाउंड लिखा है और विटामिन ए पाया जाता है अंडों में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें B1, B2, B3, B6, B12 इनमें अधिकतरों को कवर किया गया है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी अंडों में नहीं पाया जाता। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, ये अंडों में लगभग नहीं पाया जाता। अब विटामिन सी की कमी से अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको स्कर्वी रोग होगा। कौन सा रोग? स्कर्वी। इसमें क्या होता है? इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है, रक्त का बहना, जो खून है वो हमारे मसूड़ों से बहता है, दांत कमजोर होने लग जाते हैं। ये सारे लक्षण ही स्कर्वी के होते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है जैसे नींबू, संतरा, मौसमी और अमरूद। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए मेरे पास एक मीडियम है, ये वाला एयर, और एक मेरे पास ये मान लीजिए कांच है। तो यहाँ से जब लाइट आएगी अंदर जाएगी, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसी को अपवर्तन कहते हैं और अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना होता है। अब कैसे होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतें पाई जाती हैं। जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होता है। जो ये परतें हैं ये स्थिर नहीं होती, इसीलिए जो तारों से प्रकाश आ रहा होता है वो अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग समतल से मूव करता हुआ हमारे आंखों तक पहुंचता है और वो हमें टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। तो ऑप्शन क्या है? अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो इनमें सबसे अधिक ज्वलनशील नायलॉन है। कौन सा? नायलॉन सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन जो कि न्यूयॉर्क शब्द में NY और लंदन से मिलाकर बना है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणु हैं जो बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाए गए हैं और ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते, इनको आर्टिफिशियली ही बनाया गया है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। इसका अगर इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो CONH2 है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया का कुछ पार्ट इसमें मिक्स करके इसको बनाया गया है। और इसको ये जो एक स्ट्रक्चर है ये बार बार दोहराई जाती है जिसकी वजह से पॉली लग जाता है। पॉली मतलब बहुत सारी चेन से बना हुआ ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और इसीलिए इसको नायलॉन को मानव द्वारा संश्लेषित किया जाता है और पहला रेशा माना गया है कि मानव ने इसको बनाया था। मतलब ये आर्टिफिशियल मानव के द्वारा बनाया गया है। इसको सबसे पहले 1935 में बनाया गया था और व्यापारिक मतलब उद्योगों में इसका 1939 में महिलाओं के द्वारा यूज़ किया जाना शुरू किया गया। अगला, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं एस्ट्रॉयड, जिसको शुद्ध ग्रह कहते हैं। क्या? शुद्ध ग्रह। और ए ऑप्शन सही। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो कक्षाएं हैं उनके बीच में
छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। इनको हम शुद्ध ग्रह या फिर एस्ट्रॉयड कहते हैं। सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह सेरेस है, ध्यान रखिएगा, सेरेस सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह है। कुल 8 ग्रहों में सिर्फ यही दोनों ऐसे ग्रह हैं जहां पर इस तरीके का शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, और वो ये है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। बाकी 2 को नहीं देखा जा सकता। पृथ्वी पे तो हम रहते ही हैं। बाकी 2 कौन से? अरुण और वरुण को हम नहीं देख पाते। अगला, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सूती और ऊनी रेशों में इनमें से किसके माध्यम से अंतर किया जा सकता है? तो हम जलाकर, बर्निंग करके ही हम अंतर को प्राप्त कर सकते हैं सूती और ऊनी रेशों में। कैसे? सूती कपड़ों को जलाने पर राख में परिवर्तित हो जाता है, जबकि ऊनी कपड़े जलाने पर कड़ी हो जाती है, मतलब मजबूत हो जाती है और राख में परिवर्तित नहीं होती। इससे हम पता लगा पाते हैं कि सूती ये वस्त्र है और ऊनी ये वस्त्र है। अगला, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ पर जब हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। गलनांक पर दाब का प्रभाव, वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा, विषवत आदि। वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, पदार्थ जो संकुचित होंगे पिघलने पर उनका दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक कम हो जाएगा, लेकिन जो प्रसारित होते, जो फैलते हैं, उन पर अगर दाब बढ़ाएंगे तो उनका गलनांक बढ़ जाएगा। गलनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव देखें तो सामान्यतः अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम होता है, जैसे 0 डिग्री पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक और सौंफ मिला दी जाए तो उसका जो गलनांक है वो 0 से घटकर -22 डिग्री से के आसपास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अशुद्धि मिलाएंगे तब भी गलनांक कम होगा, और अगर हम उस पर दाब बढ़ाएंगे तब भी गलनांक कम होगा। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम जैसे चीज़ों के लिए किया जाता है अशुद्धि मिलाकर। कुल्फी में कुछ नमक और चीनी मिलाई जाती है ना, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। अगला, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उदय होते समय और डूबते समय वो लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसे प्रकीर्ण, मतलब स्कैटरिंग का प्रभाव ज़्यादा होता है। जब सूर्य इस तरीके से अपनी रोशनी दे रहा है तो समझिए वायुमंडल ये है, थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन जब सूर्य को इधर से देखेंगे और या इधर से देखेंगे तो उसको वायुमंडल से कितनी एज कंपेयर टू ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इसीलिए स्कैटरिंग होती है तो वो हमें लाल दिखाई देता है। सूर्य उगते व डूबते समय प्रकीर्ण के कारण ही लाल दिखाई देता है, या सूर्य उगता है या डूबता है तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में वायुमंडल के धूल कण आदि कणों से प्रकीर्ण हो जाता है, मतलब धूल कण उससे ज़्यादा मिलते हैं, जिसके वजह से प्रकीर्ण ज़्यादा होता है। जब प्रकीर्ण ज़्यादा होगा तो हमें वो लाल रंग का दिखाई देगा, और डूबते और उगते समय हमको ये दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो घरों में विद्युत संयंत्र किसके माध्यम से जोड़े जाएंगे? तो पैरेलली जोड़े जाएंगे। क्यों पैरेलली जोड़े जाएंगे? जिससे कि वोल्टेज सबका सेम रहे। जैसे मैं अगर ये वोल्टेज लगा देता हूँ, ये एक अप्लायंस, ये दूसरा अप्लायंस, इनको मैंने जब जोड़ा तो इसमें जो वोल्टेज है, इसको भी मान लो 5 वोल्ट का है तो इसको भी 5 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन जब सीरीज़ में लगाएंगे तो दोनों को अलग अलग मिलेगा। इसीलिए हम अप्लायंसेस को, जो हमारे विद्युत संयंत्र हैं, उनको समानांतर घरों में जोड़ते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई, घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की होती है। एसी धारा वो होती है। अब हम चाहते हैं सभी अप्लायंसेस को 220 वोल्ट ही मिले, इसीलिए हम उनको पैरेलली जोड़ते हैं। याद रखिएगा, जो एम्पियर है, मतलब जो करंट है, वो तो उनको अलग अलग चाहिए, वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने रेजिस्टेंस और अपने जो इंडक्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनको वोल्टेज तो सेम चाहिए ना, नहीं तो कोई कम जलता हुआ नजर आएगा, कोई ज़्यादा जलता हुआ नजर आएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना है
एक लोहे में जंग लगना एक क्या प्रक्रिया है? तो ये एक रासायनिक केमिकल रिएक्शन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो लोहा Fe था, बाद में Fe2O3 हो गया, तो ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया ना उसमें, तो उसका भार बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। लोहे के गैल्वनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत चढ़ी होती है। लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीकरण के कारण लगता है। अगला, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में पानी का गर्म होना संवहन या फिर कन्वेंशन का उदाहरण है। तो केतली में जो पानी गर्म होता है वो संवहन का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले संवहन के बारे में बात करें तो गर्म होने की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के गर्म अणु अपने साथ ऊर्जा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। द्रव एवं गैस में इस विधि को किया जाता है और ठोस में ये नहीं होता। ठोस में कंडक्शन होता है। ठीक, तो जब किसी पात्र में जल रखकर आप उसे आग पर चढ़ाते हैं तो उस आग की उष्मा पेंदी में जो पानी का तल है उसको गर्म कर रही होती है। फिर गर्म पेंदी में उष्मा निकलकर पेंदी में जो स्पर्श जल है उसमें चली जाती है, परंतु गर्म होने पर जल का घनत्व घट जाता है, जिसकी वजह से वो पानी जो गर्म हो गया वो ऊपर चला जाता है। इसलिए गर्म जल ऊपर उठकर जल की सतह पर आ जाता है और पेंदी पर जो पानी है वो दोबारा से ठंडा पहुंच जाता है। फिर ये प्रक्रिया बार बार होती है और पानी हमारा गर्म हो जाता है। इसी को हम संवहन प्रक्रिया कहते हैं। अगला, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रोटीन को जो सबसे पहले इस शब्द को दिया था वो जेलेसियस के द्वारा दिया गया था। किसके? जेलेसियस के द्वारा। प्रोटीन सबसे छोटी इकाई इसकी अमीनो अम्ल होती है। मुख्यतः 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं वो मानव के प्रोटीन को बनाते हैं, और ये हमें तो कुछ प्रकाश संश्लेषण या कोई संश्लेषण शरीर में होता है उसके माध्यम से प्लांट के पास आती है और हम उनको ले लेते हैं, और कुछ हमको जो दूसरे भोजन है उससे प्राप्त हो जाता है, जैसे कि दूध, अंडा, दालें, पनीर, मांस इत्यादि से। बच्चों में प्रोटीन की कमी को कहते हैं क्वाशियोरकर। क्या? क्वाशियोरकर कहते हैं बच्चों में, और मरासमस कहते हैं बड़ों में प्रोटीन की कमी को। अगला क्वेश्चन, उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। तो इनमें सही जो नहीं है उसको देखना है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, ये तो सही बात है। चाहे आप चांद में चले जाए, चाहे आप धरती पर रहें, हर जगह इसका किसी भी वस्तु का द्रव्यमान समान रहेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। तो भार को, क्योंकि भार क्या होता है? फोर्स क्या होता है? जी मतलब ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन है वो, और m क्या है? द्रव्यमान। तो ये डालता है, ये भी सही है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। तो किसी वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। क्यों? जैसे ये भार है, अगर इसको मैं चांद पर तोलेंगे तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से भार भी कम हो जाएगा। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और स्थायी रहते हैं? बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान तो स्थायी रहता है लेकिन भार स्थायी नहीं रहता, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऊंचाई पर अधिक ऊंची जगह पर गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण जो है कम हो जाता है, वस्तु का भार वहाँ घट जाता है। धरती के अंदर ही अगर हम देखें तो वहाँ पर भी जो भार है वो कम होता है। पृथ्वी की सतह पर भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भार होता है, तो भार अलग अलग होता है, द्रव्यमान हर जगह समान होता है। अगला क्वेश्चन, किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 से 60 तक तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। बताइए कि यदि इस गर्म पानी को 80 से 70 तक ठंडा किया जाए तो कितना समय लगेगा? आप खुद सोचिए कि आपके पास 100 रुपया है, आपसे मैं 10 रुपया मांगता हूँ, आप दे देंगे खुशी खुशी। क्या हुआ? आपसे 100 से आपका 90 रुपया हुआ, है ना। उसके बाद फिर मैं आपसे 10 रुपये मांगता हूँ, थोड़ा सा इससे कंपेयर में जोर पड़ेगा, लेकिन आप फिर दे देंगे।
अब फिर मैं आपसे 10 रुपये मांगता हूँ, बराबर मांग रहा हूँ, लेकिन फिर अब आपको ज़्यादा जोर पड़ेगा। फिर मैं उसके बाद कम मांगता हूँ, मतलब 10 रुपया मांगता हूँ, फिर आपको और जोर पड़ेगा। मतलब जितना आपका कम अमाउंट होगा और आपसे सेम अमाउंट में मांगता चला जाऊंगा, आपको ज़्यादा जोर पड़ेगा, मतलब कि आपको ज़्यादा समय लगेगा। मतलब यहां पर आप आसानी से दे देंगे, यहां पे थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे और सोचेंगे और सोचेंगे और सोचेंगे, ऐसे करके सबसे ज़्यादा सोचेंगे जब आपके पास 10 से 0 रुपया होगा, है ना। इसीलिए मतलब इसमें ऊपर वाले में लगा 8 मिनट का, तो इसमें 8 मिनट से कम समय लगेगा। ये सिर्फ मैंने एक उदाहरण के रूप में समझाया है। यहाँ पर सही से लिखा है कि ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण जो गुप्त ऊष्मा है 540 कैलोरी है। तो जब अपेक्षित आर्द्रता बढ़ेगी तो आपको जो टाइम है वो भी आपका ज़्यादा लगेगा। अगर आपका क्वांटिटी कम हो इनिशियल और फाइनल, और सेम क्वांटिटी हो, फाइनल और इनिशियल ज़्यादा हो, तो उसके कंपेयर में उसके कंपेयर में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर वही है, ये कम है और ये ज़्यादा क्वांटिटी है। उससे आप समझ गए होंगे, इसमें कम समय, इसमें ज़्यादा समय। आगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप में किसी तापमान पर पाठ्यक्रम समान होगा। तो देखिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का एक फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C + 32, ये फॉर्मूला है। अगर आप फ़ारेनहाइट और C को बराबर कर दें तो यहाँ पर सॉल्व करने का पर क्या आएगा, तो C मान लीजिए -40 डिग्री आएगा। मतलब -40 डिग्री पर ये दोनों जो तापमान को नापने वाली इकाइयाँ हैं बराबर हो जाती हैं। अगला, ये फॉर्मूला उसी तरीके से कुछ लिखा है। ध्वनि उत्पादन तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ साफ सुन सकें। जैसे राम राम, ये जो आता है ना प्रतिध्वनि, 2 बार आया, जैसे आपने एक बार बोला और 2 बार सुनाई दे रहा है, तो वो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। तो दोबारा सही से सुनाई दे। अगर ये एक आदमी है, उस आदमी एक पहाड़ मान लीजिए, तो ये पहाड़ कितनी दूर होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस बताइए। तो ये 17 मीटर हो, याद रख लीजिएगा, 17 मीटर होगी तो उसे प्रतिध्वनि दोबारा से सुनाई दे जाएगी। बी ऑप्शन सही। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे 17 मीटर लगभग होगा तो उसको दोबारा से सुनाई दे जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क का जो प्रभाव है वो 0.1 सेकेंड तक एक ध्वनि का रहता है। दोबारा ध्वनि अगर सुननी है तो इसके बाद ध्वनि अगर हमारे कानों में आएगी तो हमको आसानी से सुनाई देगा, और 17 मीटर उसके लिए सफिशिएंट समय है। अगला क्वेश्चन, 100 वाट 200 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो आपको ना पावर मतलब वाट, पावर, वोल्टेज और करंट की फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है, पावर, पी की जगह पावर रख दो 100, वी कितना है 250 वोल्ट है, आई हमको निकालना है 250, 0 से 0 गया, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल 5 बार में, 2/5 आ गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। तो 0.4 एम्पियर आपका आंसर सही। ठीक, तो यहाँ पर वही सब लिखने की कोशिश, फॉर्मूला ज़रूर यहाँ याद रखिएगा, P = VI। P मतलब पावर, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति किसमें, ठोस में, ठोस मतलब सॉलिड में ज़्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड में होगी, उसके बाद गैस में होगी, और वैक्यूम में 0 होती है। तो वैक्यूम में तो होती ही नहीं। सबसे ज़्यादा पूछा है तो स्टील, यहाँ पर सॉलिड है, स्टील में ही सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किस विधि के माध्यम से। तो ये विधियाँ लिखी हैं, इसमें मैं आपसे पूछूंगा। वैसे सॉल्यूट और सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर नमक है, नमक को पानी में आप मिलाते हैं तो क्या बनेगा, नमक पानी। ये जो घोल बनेगा, ये क्या होगा, ये होगा सॉल्यूशन, ये होगा विलयन, ये होगा विलायक, और ये होगा सॉल्यूट। मतलब इस घोल से नमक को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर आप इसको पूरा गर्म कर दें, गर्म करके पानी उड़ा दें, तो नीचे तल में कौन सा क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा, मतलब सॉल्यूट रह जाएगा। तो वाष्पीकरण, इवोपरेशन प्रक्रिया के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक, अगला क्वेश्चन। और इवेपोरेशन होता क्या है, तो वो तो मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया। इवेपोरेशन वो प्रोसेस होती है जो हमारे खुले आसमान में पानी धीरे धीरे वाष्प होता चला जाता है और उसके बाद वहां पर पानी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास की ऊर्जा को, आसपास के तापमान को यूज कर लेता है। करने के बाद क्या होगा कि आसानी से पूरा पानी उड़ जाएगा, जो सॉल्यूट है वो नीचे रह जाता है। मतलब उसे गर्म नहीं करना होता, वो हमारे एनवायरनमेंट की गर्मी को यूज कर लेता है, तो उसी को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों की बात कर रहे हैं। ये है सोडियम और ये है पोटेशियम। ये दोनों इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं कि अगर इनको वायु में रखा जाएगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जलने लग जाएंगे। इसीलिए बहुत जल्दी ऑक्सीकरण इनका हो जाता है। इसीलिए हम इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो हवा में इसका ऑक्सीकरण बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज है। इसके कारण हम इनको मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। अगला, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर। ध्यान रखिएगा, यहां पर कुछ आविष्कारों की बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। टेरामाइसिन ये फिनेल के द्वारा डिस्कवर किया गया। टीबी बैक्टीरिया को रॉबर्ट कोच ने खोजा। पोलियो वैक्सीन को जॉन ई सॉल्क के द्वारा खोजा गया। गर्भ निरोधक गोलियों को पिनकस के द्वारा, विटामिन को फंक के द्वारा, प्रथम परखनली शिशु ये एडवर्ड्स और स्टेंटे के द्वारा डिस्कवर किया गया, खोजा गया। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को आइनियोवन के द्वारा डिस्कवर किया गया। अगला, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन और आरबीसी ये दोनों ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। लंग में जो मिलता है ऑक्सीजन वो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगों से लड़ने में क्षमता को शरीर को प्रोवाइड कराता है। प्लाज्मा क्या करता है? ये लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का। और प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स ये हमारे खून को जमाने, जब खून बहता है बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में आता है तो प्लेटलेट्स खून को जमाने में मदद करती हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही सब लिखा है। अगला, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में एक बार जब ये हृदय धड़केगा तो इसे 0.8 सेकेंड लगेंगे। एक मिनट में 72 सेकेंड, उसी हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो एक मिनट में 72 बार ये धड़कता है, तो एक बार धड़कने में 60 सेकेंड को 72 से डिवाइड कर देंगे तो 0.8 लगभग आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। मैक्सिमम अगर आप खूब तगड़ी कसरत कर ले तो 180 बार तक धड़का सकते हैं एक मिनट को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे नॉर्मल हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एथलीट जैसे विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सब कर सकते हैं क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अपने शरीर को इन्होंने इसी तरीके से बना लिया है। ठीक, अगला, आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? तो आंत्र ज्वर हमारा ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसको आंत्र ज्वर को ही हम कहते हैं टाइफाइड। आप नॉर्मल भाषा में टाइफाइड को ज़रूर जानते होंगे। तो इसको मोती झरा या टाइफाइड दोनों चीज़ कहते हैं। ये सल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु है उसके संक्रमण की वजह से होता है। ये एक संक्रामक रोग है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में हो सकता है। इसके लक्षण तेज बुखार, शरीर में दाने पड़ना, होठों और जो हमारी जीभ है उसमें पपड़ी आ जाना और आंतों में रक्त का बहना, ये सारे लक्षण हमारे टाइफाइड के हैं। अगला, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए हो, मतलब एक पुरुष मान लीजिए ए का है और बी मान लीजिए जो महिला है वो बी ब्लड ग्रुप की है, कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर हो सकता है? तो उनमें कौन सा रुधिर होगा? देखिए, दो इनमें होते हैं। एक अगर ए है तो ए एंटीजन होगा और एक खाली होगा। एक बी है तो एक बी होगा और एक एंटीजन खाली होगा, तभी हमारा ए और बी बना होगा उनका।
तो अगर इसमें ये मेट करेंगे तो एक बार ए और बी बनेगा, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है, और एक बार ए और आई बन सकता है, एक बार बी और आई बन सकता है, एक बार आई और आई बन सकता है। तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप बना, यहाँ ए ब्लड ग्रुप बना, यहाँ बी ब्लड ग्रुप बना, यहाँ ओ ब्लड ग्रुप बना। मतलब कि सभी ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, चारों के चारों ब्लड ग्रुप अगर कोई पेरेंट ए और बी वाले हैं तो दोनों के दोनों के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा उसमें ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक, यही यहां पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इनमें से संक्रामक जो एक से दूसरे में नहीं फैलता हो वो कौन सा है? तो वो है धनु स्तंभ, ये जिसको टिटेनस हम कहते हैं। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं होता। यह बीमारी क्लोडिस्टियम टिटेनी नामक जीवाणु के संक्रमण से होती है। बीमारी से ग्रसित होने पर रोगी की गर्दन और जबड़े की पेशियां संकुचित सिकुड़ जाती हैं, शरीर में तेज दर्द होता है और पूरे शरीर में ऐंठन आ जाती है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। यही हमारा टिटेनस रोग है जो कि एक से दूसरे में नहीं फैलता। ठीक, रोगी को एंटीटॉक्सिक सीरम, इंजेक्शन और अन्य दवाई दी जाती हैं। बच्चों में इस रोग के बचाव के लिए उन्हें डीपीटी टीका लगाया जाता है जब वो छोटे बच्चे होते हैं उस समय पर। अगला, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो जिंक होता है। ध्यान रखिएगा, शुष्क सेल के एनोड में जिंक होता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शुष्क सेल में विद्युत अपघटन विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहता है। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है और जबकि जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? तो रक्त का थक्का हीमोफीलिया नामक जो रोग है इसमें नहीं बनता। क्या है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाला रोग है और यह मुख्यतः पुरुषों को होता है, महिलाओं को नहीं होता, क्योंकि महिला इसकी कैरियर होती हैं, मतलब वाहक होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की वाहक होती हैं। लेकिन ये पुरुषों को होने वाली बीमारी है और भी अन्य जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाली बीमारियां हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गंजापन इत्यादि होते हैं। और हीमोफीलिया भी एक प्रकार का इसी तरीके का रोग है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। हीमोफीलिया में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा या 24 घंटे तक उसका थक्का ही नहीं बनता, इसीलिए ब्लड का लॉस बहुत होता है, उनको शरीर में ब्लड चढ़ाना पड़ता है रेगुलरली। अगला, निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? तो विटामिन B1 इनमें थायमीन है। थायमीन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, बेरी रोग इसकी कमी के कारण होता है। इसके स्रोत मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा और सब्जियां हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, विटामिन ई का टेकोफेरोल और विटामिन के का फ्लिकोक्विनोन इनका रासायनिक नाम है। अगला, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रह की संख्या के अवरोही क्रम में सही लिखिए। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। अभी रिसेंटली की डिस्कवरी के अनुसार बता रहा हूँ। तो इसमें ये ऑप्शन तो गया, उसके बाद शनि के, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। उसके बाद वरुण के और फिर मंगल के, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये नंबर जो लिखे हैं ये थोड़ा ओल्ड नंबर हैं, लेकिन इनको आप एक बार देख सकते हैं। जैसे बुध सबसे पहला जो हमारा सूर्य से अगर देखें तो पहला ग्रह है, उसके 0 उपग्रह, शुक्र के 0 उपग्रह, पृथ्वी के 1 उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह, बृहस्पति के 90 से ऊपर हो चुके हैं अभी रिसेंटली की डिस्कवरी के अनुसार, शनि के भी लगभग 80-85 के ऊपर हो चुके हैं, यूरेनस के 27 ही हैं और नेपच्यून जिसको वरुण कहते हैं इसके 14 हैं। अगला, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 है। विषुवतीय व्यास मतलब ये वाला, ठीक, इसके कितना है? 12,750।
तो 756 लिखा है, लेकिन 750 के आसपास आप इसको आंसर रखेंगे। तो विषुवतीय व्यास 756 किलोमीटर, ये बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन है, बस आप इसको 750 के आसपास को सही मानेंगे। और इसका ध्रुवीय विस्तार कितना है, तो 12,713। ध्यान रखिएगा, दो देशांतर के बीच समय अंतराल 4 मिनट का होता है, तो 0 देशांतर से 15 देशांतर के बीच का अंतर 60 मिनट या 1 घंटे का होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अगला, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, तो उनके स्थानीय समय में 1 घंटे मतलब 60 मिनट का अंतर होगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट है ना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अगर आप इसको 15 कर रहे हैं तो दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 गुणा 15 कितना होगा, ये होगा 60, मतलब 1 घंटा, 1 घंटा इनके बीच में अंतर होगा समय का। ठीक, अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था, तो सबसे पहला छोड़ा गया उपग्रह यूएसएसआर के द्वारा था, वो स्पुतनिक था। कौन सा, स्पुतनिक। ये 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था और पहला प्रयास था। दूसरा प्रयास स्पुतनिक 2 के माध्यम से, जिसमें कुत्ते लैका को भी भेजा गया था, और इससे मानव की जो अंतरिक्ष में सफलताएं हैं वो सुनिश्चित हो पाई थी। उसके बाद एक्सप्लोरर 1 प्रक्षेपण जो कि 1958 में भेजा गया था, जिसमें जो एलन विकिरण की खोज इसमें पृथ्वी पर की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। तो देखिए, उपग्रह जो ऑर्बिटल पीरियड है, मतलब टाइम पीरियड है, वो किसके, मतलब किसके यहाँ पर समानुपाती होता है, तो आर टाइम पीरियड की पावर 2 बराबर होता है जो उसका पाथ है उसके क्यूब के। अब ये किसने दिया, ये केपलर के द्वारा दिया गया था। अगर इसको पावर को उधर पहुंचाते हैं तो आर की क्यूब बटे में 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, केपलर के द्वारा ये बताया गया। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, मतलब जो भी पृथ्वी से जितना दूर है उसके ऊपर डिपेंड करती है ना। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह का कक्षीय वेग कुछ इस प्रकार होता है, मतलब v बराबर होता है, v बराबर होगा g मतलब ग्रेविटी अपॉन में रेडियस या फिर जितना भी डिस्टेंस है अर्थ से वो। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होगा। अगला क्वेश्चन, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है, तो ग्लेशियर में हमेशा जो बर्फ़ है वो लोअर लेवल से पिघलना शुरू करती है। कैसे, जैसे एक पूरा ये है, ऊपर तापमान है काफ़ी ज़्यादा लेकिन नीचे नहीं है, तो नीचे से ही वो पिघलना शुरू करेगी, तो लोअर लेवल से ही ग्लेशियर पिघलना शुरू करती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह का वातावरण संघनित होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित नहीं होने देता, इसलिए फलस्वरूप गर्म, वो जो ऊपर की परत है वो गर्म हो जाती है, जिसका कारण है ग्लेशियर के निचले सतह में बर्फ़ पिघलने लग जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 20 ग्राम के द्रव्यमान को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें हमने ऊपर क्या लगा दी, स्थितिज ऊर्जा लगा दी, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा उस पोटेंशियल एनर्जी का, ये पावर नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी को पी से मैं दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला होगा mgh, मतलब मास कितना है, द्रव्यमान कितना है 20, g कितना होता है 10, h कितनी है, हाइट है 1 मीटर, मल्टीप्लाई कर दोगे 200, तो 200 जूल एनर्जी, मतलब 200 जूल आपने कार्य किया है। बी ऑप्शन सही। कार्य एक अदिश राशि है जिसकी मात्रक जूल होता है और इसका जो फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन होता है। अगला, निम्नांकित रेखांचित में ए और बी आपको प्रदर्शित किए गए हैं, इसके स्थान पर कौन से उपकरण लगाए जा सकते हैं। देखो ए क्या है, ए यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस के, और बी यहाँ पर पैरेलल लगा हुआ है। तो सीरीज में जब कोई भी उपकरण लगा सकते हैं तो वो आपकी
करंट को मापता है। करंट को इनमें से नापने वाला एमीटर है और पैरेलल में जो लगा होता है वो आपके वोल्टमीटर को नापता है। तो सी ऑप्शन सही, ए होगा एमीटर और बी होगा वोल्टमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। तो लाई डिटेक्टर यंत्र से क्या सूचना मिलती है? ये शरीर के नाड़ी और श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन को ऑब्जर्व करता है। इससे पता चलता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, आदमी सच बोल रहा है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरे अगर डिटेक्टर्स की बात करें तो सिस्मोग्राफ, ये भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। सेक्सटेंट, ये ऊंचाई को मापने वाला एक उपकरण है। रडार, अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के दूर संचार या फिर उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग में आता है। रेडियोमीटर, ये विकिरण की माप के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला, किसी अक्रिय गैस इनर्ट गैस के बृहत्तम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो अक्रिय गैस कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये जितनी भी गैसें ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब एनवायरनमेंट में किसी अन्य गैस या फिर एलिमेंट से आसानी से रिएक्ट नहीं करती और बहुत ही कम कंडीशंस में रिएक्ट करती हैं। तो इनके अधिकतर के पास जो आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक्सेप्शन केस है हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट जो कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री इनमें से कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण क्या? CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में सनलाइट आती है, तो ये सारे मटेरियल चाहिए होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर और सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, मतलब सभी कुछ चाहिए। बनता क्या है? बनता है कार्बोहाइड्रेट, पानी और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस पानी के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो मायोसिन प्रोटीन मसल्स में पाई जाती है। ये क्या करती है? हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद करती है। कुछ इस प्रकार से हमारी मायोसिन आपको दिखेगी। अगला क्वेश्चन, तो प्रोटीन 3 प्रकार की है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ये 3 प्रकार की प्रोटीन है और इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि ये आपके 12th वाले बुक में है और आपका सिलेबस से 10th तक आएगा। यदि 100 वाट 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग कितना मान होगा? देखिए, अब मेरे को यूनिट में आंसर निकालना है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होती है? अगर आप 36 के आगे 5 जीरो लगा देते हैं, इतना जूल अगर आप एनर्जी यूज़ करते हैं तो 1 यूनिट हो जाती है। तो अब यहाँ पर इसको पहले जूल में कन्वर्ट कीजिए। आप जूल में मतलब वर्क डन इसका निकालिए या एनर्जी निकालिए। तो ये क्या होगा? पावर इनटू में जो टाइम है वो लगेगा। तो पावर और टाइम, और कितने बल्ब यूज़ हो रहा है? 10 बल्ब। तो 10 बल्ब को मल्टीप्लाई कर लो, उतनी एनर्जी आ जाएगी टोटल। तो पावर कितना है? 100 और टाइम कितना है? 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड और इंटू 10। तो 10 के आगे कितनी 5 जीरो लग गई, 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर और 1 जीरो इधर। 5 जीरो मतलब इसके बराबर, मतलब 1 यूनिट एनर्जी यूज़ हो जाएगी अगर आप इतना 1 घंटे में यूज़ करते हैं तो। ठीक, अगला क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता जॉन डाल्टन हैं। इनके द्वारा ही परमाणु के बारे में बताया गया था। 6 सिद्धांत दिए गए कि परमाणु अविभाज्य है। जब तक इन्होंने बोला 1819वीं शताब्दी में, तब से लोग यही कह रहे थे कि वो अविभाज्य है। लेकिन बाद में और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने अनुसंधान किए, रिसर्चेस की, उसके बाद पता चला कि जो परमाणु है वो अति सूक्ष्म कणों में टूटा हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जिनमें इलेक्ट्रॉन तो उसके आउटर ऑर्बिट्स में अवेलेबल होते हैं और केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। अगला, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो अगर 165 मीटर की आप हाइट पर जाते हैं तो जो अगर आपका तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ जाकर आपका 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन सही। अगला, किसी श्रेणी
में यौगिकों के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को क्या कहते हैं? देखिए, जैसे मान लो CH3OH है, ये क्या है? एक मिथाइल एल्कोहल है। लेकिन अगर CH3 CH2 और OH जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल ये भी है, एल्कोहल ये भी है, बस इसमें कार्बन चेन का डिफरेंस है। एक में कार्बन चेन कम है, एक में कार्बन चेन ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बन चेन वेरी कर सकती है, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस कैटेगरी। क्या? समजातीय श्रेणी। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे, कोलॉइड का उदाहरण माना जाता है। तो कोलॉइड का उदाहरण क्या माना जाता है? ये माना जाता है स्मोक। कोलॉइड क्या होता है? इसके जो कण है ना, वो हमको छोटे छोटे जो कण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन हम अगर माइक्रोस्कोप का यूज़ कर लें तो हमको दिखाई देने लग जाएंगे। और अगर हम इसमें रोशनी गुजारते हैं तो रोशनी का अंदर, लिक्विड के अंदर पाथ, या जो कोलॉइड है उसके अंदर पाथ दिखाई देता है, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। इसीलिए इसकी यहाँ पर लिखी हुई है कि विषमांगी मिश्रण है ये। और साथ साथ इसके जो कण हैं वो 10 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 7 सेमी के बीच में होते हैं। इनको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अनंगी आंखों से नहीं देख सकते। और साथ साथ जो इनके कण हैं, इनसे लाइट जब हम आर पार करते हैं तो लाइट का पाथ दिखाई देता है। ये एग्जाम्पल है दूध, धुआं, रक्त, स्याही आदि। अगला, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस होती है? अगर कोई भी गुलाब है उसमें रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाए तो उसमें क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन का बहुत जगह यूज़ होता है। क्लोरीन का कहाँ कहाँ होता है? देखो, क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग पेयजल को शुद्ध बनाने, जीवाणु नाशक के रूप में, रंगीन कपड़े को रंग उड़ाने में, चीनी को सफ़ेद करने में आदि उपयोग किया जाता है। क्लोरीन द्वारा विरंजक उसके ऑक्सीकरण गुण पर आधारित होते हैं। ये गैस फूलों से रंग को उड़ा देते हैं। अगला, सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका सिस्टोल होता है 120 और डायस्टोल होता है 80। तो 120-80 किसी भी स्वस्थ पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है। अगला, पायरोमीटर क्या है? तो पायरोमीटर ये तापमान को मापने में उपयोगी होता है। तो ये सौर विकिरण को मापने में उपयोगी होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। और बाकी अगर मीटर्स की बात करें तो रेडियोमीटर क्या है? ये जो यंत्र है ये विकिरण की माप करने में उपयोगी होता है। एपिडोस्कोप क्या है? इसका उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रेवोमीटर क्या है? इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की मात्रा ज्ञात की जाती है। एक्टियोमीटर क्या है? यह सूर्य किरणों की तीव्रता को निर्धारण करने वाला एक उपकरण है। और थियोडोलाइट क्या है? यह अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन, आइंस्टाइन के समीकरण E=mc² में c क्या है? c क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। और m मतलब मास होता है। ठीक, 1905 में आइंस्टीन जो जर्मन वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मैक्स प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार मानकर फोटो विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, जिससे इन्होंने बताया कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो छोटे छोटे बंडलों में विभक्त है और प्रकाश के जो वेग से वो चलता है, और ये बंडल जो है उनको हम फोटोन या फिर क्वांटम कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ। अगला, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो तो उसमें पीड़ित पाँव की सूजन कम करने के लिए उसे डालता है अपने पाँव को। इस घटना को क्या कहते हैं? जब पीड़ित अपना पाँव डालेगा तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से उसका पाँव थोड़ा ठीक हो सकता है। ऑस्मोसिस क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मान लो 2 सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन एक ये सॉल्यूशन, इसमें
चीनी की मात्रा का घनत्व याद रखिएगा, मतलब कंपेयर पानी के उसमें बता रहा हूँ मैं। तो घनत्व इसमें मान लीजिए 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब है ना, और यहाँ पर 2 है। तो मतलब यहाँ की जो नमक की मिठास, नमक की कड़वाहट है वो कम होगी, यहाँ की बहुत ज़्यादा होगी। मतलब पानी की ज़रूरत किसको है, इसको ज़रूरत है ताकि न्यूट्रल हो पाए, तो पानी इधर मूव करेगा। लेकिन अब उल्टा कर दो, अगर 10 ये हो जाए और 2 ये हो जाए, अब पानी की ज़रूरत किसको है, इसको, तो पानी इस तरफ मूव करेगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ पदार्थों को एक जगह से उधर दूसरी जगह जाने देती है। जैसे यहाँ पर ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाने दे रही थी और दूसरा मटेरियल नहीं जाएगा। ये प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।